हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। चल कुंडली धारा मापी का सिद्धांत एवं क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। इसकी सुग्राह्यता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है। हमें चल कुंडली धारा मापी के बारे में बात करनी है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि प्रकार से एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र B सदिश है, इस प्रकार से। और इस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में जब किसी छड़ चुंबक को इस प्रकार से रखा जाता है, जिसका ये N सिरा है और ये B सिरा है, सॉरी S सिरा है, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हो जाएगी S से N की ओर, जो कि इस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से माना कि थीटा कोण पर है। तो इस छड़ चुंबक पर लगने वाला चुंबकीय बल युग्म आघूर्ण हो जाएगा टो सदिश बराबर M सदिश का B सदिश की दिशा के साथ थीटा B सदिश की दिशा के साथ सदिश गुणनफल, जो कि परिमाण में हो जाएगा MB साइन थीटा। और चूंकि हम जानते हैं कि एक धारावाही लूप चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है, माना कि इस प्रकार से एक धारावाही लूप है जिसमें वामावर्त दिशा में I धारा प्रवाहित हो रही है तथा इसका क्षेत्रफल A है। तो जिस दिशा में वामावर्त दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, वो सिरा हमें N ध्रुव की भांति व्यवहार करता हुआ प्रदर्शित होता है तथा इसके पीछे का सिरा जहाँ दक्षिणावर्त दिशा में धारा प्रवाहित होती प्रतीत होगी, वह सिरा S ध्रुव की भांति व्यवहार करता हुआ प्रदर्शित होगा। और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हो जाएगी S से N की ओर, या धारा की दिशा में उंगलियों को घुमाने पर दाएं हाथ का अंगूठा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M सदिश की दिशा को प्रदर्शित करता है, माना कि ये भी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के साथ थीटा कोण बनाता है। तो इस धारावाही लूप पर भी समान बलागुण टो बराबर MB साइन थीटा लगेगा। परंतु धारावाही लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M बराबर होता है I गुणा A। यदि इस धारावाही लूप में N घेरे हों तो हम लिख सकते हैं कि M बराबर होगा NIA। तो टो बराबर हो जाएगा NIA B साइन थीटा। और यदि M सदिश व B सदिश के मध्य थीटा कोण 90 डिग्री हो तो टो मैक्सिमम हो जाएगा NIAB, इस प्रकार से। और जब 90 डिग्री होता है तो M सदिश B सदिश के लंबवत होता है तथा इस कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होता है। तो क्योंकि M सदिश तो तल के लंबवत होता है, और जब तल के लंबवत होगा तो उसका तल B क्षेत्र के समांतर हो जाएगा। तो स्वतः ही M सदिश B सदिश के लंबवत हो जाता है, M सदिश B सदिश के लंबवत हो जाता है। तथा एक दूसरा सिद्धांत हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से किसी फिक्स धरातल पर एक तार है, इस प्रकार से एक तार है, तार को बल युग्म आघूर्ण लगाकर मुक्त सिरे से हम इसकी अक्ष के अनुदिश घुमा देते हैं। इस प्रकार से अक्ष के अनुदिश बल युग्म आघूर्ण लगाकर हम मुक्त सिरे को घुमा देते हैं। तो जब हम मुक्त सिरे को घुमा देते हैं तो धरातल पर फिक्स सिरा तो अपनी स्थिति पर रहता है, परंतु दूसरा सिरा अपनी अक्ष के अनुदिश थोड़ा सा घूम जाता है, इस प्रकार से घूम जाएगा। इसका अक्ष के अनुदिश ही घूमेगा मतलब, परंतु हम दिखाने के लिए इससे बना रहे हैं अक्ष के अनुदिश ही फाई कोण पर, माना कि ये घूम जाता है इस प्रकार से। तो इस इस तार में ऐंठन उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम लिख सकते हैं कि टो बराबर हो जाएगा C गुणा एल्फा। अर्थात हमने टो बल युग्म आघूर्ण लगाने पर उसमें फाई कोण का
विस्थापन हो जाता है, जो कि मुक्त सिरे व फिक्स सिरे के मध्य फाई कोण बनेगा। इस प्रकार से फाई कोण बन जाएगा। और यहाँ पर सी हो जाएगा ऐंठन दृढ़ता, जो कि तार की ऐंठन दृढ़ता है। अर्थात हमने टो बलयुग्म आघूर्ण लगाकर तार में ऐंठन उत्पन्न कर दिया है, जो कि हो जाएगी सी गुणा फाई, जितना कि उसमें ऐंठन उत्पन्न हुई है। अब चलिए चल कुंडली धारा मापी की क्रिया कार्यविधि समझते हैं तथा उसके सिद्धांतों, इन सिद्धांतों को उस पर किस प्रकार लागू किया जाता है उन्हें भी समझते हैं। इस प्रकार से चल कुंडली धारा मापी में दो बड़े बड़े अवतलाकार चुंबकीय स्थायी चुंबकीय ध्रुव होते हैं। इन्हें अवतलाकार इसलिए बनाए जाते हैं ताकि त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित का निर्माण हो सके। त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र का त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो सके तथा इसमें बीच में लोहे की क्रोड, बेलनाकार लोहे की क्रोड का उपयोग किया गया है ताकि उस पर कुंडली को लपेटा जाए तो कच्चे लोहे की क्रोड एक प्रबल प्रबल लोह चुंबकीय पदार्थ होती है, जो कि अधिकतम चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर खींच लेती है। और बेलनाकार लोहे का क्रोड होगा तो वो इन अवतलाकार चुंबकीय क्षेत्र से आने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो वो उसके उसके त्रिज्यीय दिशा में प्रवेश करेगी तथा बाहर निकलेगी, जो कि त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र के निर्माण में एक प्रबल कारक की तरह कार्य करता है। और इस बेलनाकार लोहे की क्रोड पर हमने इस कुंडली को लपेट दिया है। माना कि इस कुंडली में एन घेरे हैं और जब हम इसे एक बेलनाकार कुंडली पर लपेटेंगे तो ये एक आयताकार कुंडली हो जाएगी और इसका तल सदैव इस चुंबकीय क्षेत्र के सदी अनुदिश हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि कुंडली का तल सदैव त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगा। त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगा। और जब हम इस कुंडली में इस चल कुंडली धारा मापी को किसी परिपथ में जोड़ते हैं तो कुंडली में से धारा प्रवाहित होगी। तो कुंडली में से जब धारा प्रवाहित होगी तो कुंडली में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एम का निर्माण होगा, जो कि एम हो जाएगा NIA और जो कि तल के लंबवत होगा और बी सदिश तल के अनुदिश है। तो एम सदिश व बी सदिश क्या हो जाएंगे, दोनों लंबवत हो जाएंगे और साइन थीटा का मान 90 डिग्री, साइन थीटा का मान 1 हो जाएगा जहाँ थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। और इस कुंडली पर लगने वाला बलागुण टो बराबर हो जाएगा NIAB और जहाँ साइन 90 का मान 1 हो गया। ये तो इस चल कुंडली धारा मापी पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण हो जाएगा। अब इस चल कुंडली धारा मापी को एक फास्फर ब्रोंज के तार से जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से फास्फर ब्रोंज के तार से जोड़कर उसे फास्फर ब्रोंज के दूसरे सिरे को फिक्स कर दिया जाता है। तो जब चल कुंडली धारा मापी की कुंडली में परिपथ में जोड़ने पर धारा प्रवाहित होती है तो धारा प्रवाहित होने से चल कुंडली धारा मापी की कुंडली क्षेत्र में त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र में घूमने का प्रयास करती है। तो उससे इस फास्फर ब्रोंज के तार पर बलयुग्म आघूर्ण टो लगता है तो उससे उसके मुक्त सिरे में ऐंठन उत्पन्न होती है और इस ऐंठन के कारण उस पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण हो जाएगा C गुणा फाई। और साम्य अवस्था की स्थिति में दोनों बल युग्म आघूर्ण समान हो जाएंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं NIAB बराबर हो जाएगा C गुणा फाई।
और यहाँ से हम देख सकते हैं कि आई समानुपाती है फाई की, अर्थात जितनी ज़्यादा धारा प्रवाहित होगी उतना ज़्यादा विक्षेप होगा और उतना ही ज़्यादा संकेतक, ये संकेतक है, वो पैमाने पर रीडिंग प्रदर्शित करेगा। ये पैमाना हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे धारा प्रवाहित होती है वैसे वैसे वो कुंडली पर विक्षेप प्रदर्शित करता है, और जैसे ही धारा शून्य हो जाएगी फास्फोर ब्रोंज के तार में उत्पन्न हुई ऐंठन भी शून्य हो जाएगी, तो कुंडली पुनः शून्य पर प्रदर्शित हो जाएगी। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि चल कुंडली तारामापी कार्य करता है और उसमें प्रवाहित धारा उसकी विक्षेप के समानुपाती होती है। और इसमें हम इस प्रवाहित धारा की सुग्राह्यता ज्ञात करने के लिए देख सकते हैं कि यहाँ से I बराबर हो जाएगा C/NAB गुणा फाई, तथा धारा सुग्राह्यता के लिए हम देख सकते हैं कि SI बराबर हो जाएगा, अर्थात एकांक धारा प्रवाहित करने पर भी उत्पन्न हुआ विक्षेप हो जाएगा। धारा सुग्राह्यता हो जाएगा एकांक धारा प्रवाहित होने पर, एकांक धारा प्रवाहित होने पर उत्पन्न विक्षेप, जो कि हो जाएगा धारा सुग्राह्यता, अर्थात फाई/I, और फाई/I हो जाएगा NBAC, अर्थात SI बराबर हो जाएगा NBA/C। और इस चल कुंडली धारा मापी की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए हम देख सकते हैं कि शर्तें देख सकते हैं। सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए, सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए पहला देख सकते हैं कि n का मान ज़्यादा होना चाहिए, अर्थात कुंडली में घेरों की संख्या अधिक होनी चाहिए, घेरों की संख्या अधिक होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। दूसरा हम देख सकते हैं कि त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र का मान ज़्यादा होना चाहिए, त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र का मान ज़्यादा होना चाहिए। और तीसरा है कुंडली का क्षेत्रफल ज़्यादा होना चाहिए, कुंडली का क्षेत्रफल ज़्यादा होना चाहिए। और चौथा हम देख सकते हैं कि C, जो कि तार की ऐंठन दृढ़ता है, तार की ऐंठन दृढ़ता कम होनी चाहिए, ऐंठन दृढ़ता कम होनी चाहिए, ताकि थोड़ा सा भी विक्षेप प्राप्त हो तो चल कुंडली धारा मापी विक्षेप को प्रदर्शित करते हैं। ऐसा नहीं हो कि अल्प धारा प्रवाहित हो रही है और जो फास्फोर ब्रोंज का जो तार हमने जोड़ा है कुंडली से, वो उसमें ऐंठनता ही उत्पन्न नहीं हो रही, अर्थात वो घूम नहीं दे रहा है कुंडली को। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि किन किन शर्तों के आधार पर हम चल कुंडली धारा मापी की धारा सुग्राह्यता को बढ़ा सकते हैं। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।